नमस्कार, मैं हूं अजता। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी चीटिंग, फ्रॉड और धोखाधड़ी, हम अक्सर इस तरह के मामलों के बारे में सुनते रहते हैं। कई बार इस तरह के मामलों से दो चार भी होना पड़ जाता है। धारा 420 के दुरुपयोग की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी के कानूनी पहलू को समझना बेहद जरूरी है। इसी विषय पर आज कानूनी हेल्पलाइन में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा जी। बहुत स्वागत आपका राजीव जी। तो अगर आपके पास भी इससे संबंधित कोई सवाल है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें जरूर कॉल करें। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 420 शब्द इतना प्रचलित हो चुका है कि आज आम बोलचाल की भाषा में हर धोखाधड़ी के मामले में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका कानूनी पहलू समझना बेहद जरूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक बेईमानी से उत्प्रेरित कर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक संपत्ति या ख्याति संबंधित क्षति पहुंचाना शामिल है। यह एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत 7 साल तक के लिए जेल की सजा का प्राविधान है। क्या है धारा 420? जब कोई व्यक्ति छल करके किसी व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है जिससे वह व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति या उसके अंश को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, तो वो धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का हकदार होगा। अगर कोई व्यक्ति कागज पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर बनाकर उसके जरिए किसी दूसरे व्यक्ति से कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो यह भी इस धारा के तहत आएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति एक सही दस्तावेज हासिल करता है जिसके माध्यम से कोई संपत्ति ट्रांसफर होनी है। अगर वह व्यक्ति उस दस्तावेज को आंशिक रूप से बदल देता है कि उसे संपत्ति का अधिक भाग प्राप्त हो जाता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस तरह छल करके बेईमानी से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने वाली हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई वस्तु प्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त कराने के लिए किया गया हर कार्य इसके तहत अपराध में आता है। यही कारण है कि बेईमानी करने वाले हर शख्स को 420 कहा जाता है और मामला साबित होने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना लग सकता है। तो कहीं आप भी 420 का शिकार ना हो जाएं, कैसे बचना है आपको धोखाधड़ी से, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा जी के साथ। राजीव जी, आज ही एक खबर चल रही है, आज ये खबर आई है कि 2 लोगों को दिल्ली के आईटीओ से गिरफ्तार किया गया है धोखाधड़ी के आरोप में। बड़े लोगों का नाम लेकर ये धोखाधड़ी करते थे। सोनिया गांधी का पीए अपने आप को बताते थे, राम माधव का पीए बताते थे और उगाही करते थे, काम करवा देंगे और पैसे ले लेते थे। कैसे इतना बेधड़क, बेखौफ होकर और बड़े लोगों का नाम लेकर ऐसे धोखाधड़ी कर दी जाती है? देखो, चीटिंग में सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी को पहले इंड्यूस किया जाता है, उसको प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपका ये काम करवा देंगे, और मैक्सिमम लोग अपने छोटे से फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। चीटिंग एक बहुत प्लान से किया हुआ अपराध है। वो पहले आपको विश्वास में दिलाएगा, फिर आपको ये विश्वास दिलाएगा कि वो आदमी आपका काम कर सकता है और आपको बदले में पैसे लेगा आपसे या आपसे लाभ उठाएगा, लेकिन बाद में वो आपका ना काम करेगा और ना वो वहां से चंपत हो जाएगा। आपको जब तक मालूम पड़ेगा कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है तब तक वो अपना काम कर चुका होता है। इस प्रकार ये लोग आम आदमी की जो जरूरत होती है उनको समझते हैं, उनको थोड़ा लालच देते हैं और लालच देने के बाद उनको काम करवाने के एवज में उनसे कुछ बेनिफिट लेते हैं, पैसे लेते हैं और बाद में चंपत हो जाते हैं। बिल्कुल, जरूरत यानी कि आपकी जरूरत का फायदा उठाया जाता है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी का भी फायदा उठाया जाता हो और आपकी कमजोरी का भी फायदा जरूरत के अलावा साथ साथ आपको लालच दिया जाता है कि एक कॉलर हमारे साथ है राजीव जी, उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, ये जो ना हमारे गांव में एक पॉन्ड है, उसकी डिमार्केशन के रिगार्डिंग जो है ना वो ये जो फील्ड कानून को है उसने क्या किया कि जो रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो है ना उसने किसी बिल्डर को जो है ना वो डिमार्केशन करके और कुछ ग्राम सभा लैंड उसके जो है ना उसमें जो है ना शो कर दिया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमने कंप्लेंट भी की है, लेकिन जो है ना उसमें क्या प्रावधान है, उसके खिलाफ किस तरह से जो है ना हम कार्रवाई कर सकते हैं कंसर्न अधिकारी के खिलाफ, ये मैं जानना चाहता था। देखिए, इसमें चीटिंग के साथ साथ एक और भी क्लॉज है लॉ की, उसे फोर्जरी बोलते हैं। वो जालसाजी, जिसको हिंदी में जालसाजी कहते हैं और अंग्रेजी में फोर्जरी कहते हैं। जालसाजी में आपके जो बता रहे हैं उस आदमी ने, हो सकता है कि ग्राम सभा के जो दस्तावेज हैं उसमें उनमें कुछ चेंज करके, बदलाव कर
और वो दिखा दिया, कुछ और चीज दिखाकर उसको बेच दिया है और अपना निजी मुनाफा ले लिया है। अगर ऐसा है तो आप पूरी जांच कर ले पहले और सारे सबूत लेकर आप उस आदमी के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो प्राइवेट आदमी हो, उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कीजिए और अपनी शिकायत कीजिए। उसके तहत 420 और 468 का मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा अगर आपकी बात सत्य है तो। ठीक है, अलीगढ़ से मंजिल हुसैन जी हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछें हुसैन साहब। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने 2011 में सऊदी अरब जाने के लिए मेरे एक साड़ू ने मेरे संग चिटिंग करी थी। कैसे? तो वो उसने जब चिटिंग करी कबूतरबाजी में, वीजा बनवा दिया, पासपोर्ट मेरा लेके वीजा दे दिया मुझको लोकल। और उसके बाद जब उसने मुझे डॉक्टरी करवाई, डॉक्टरी में मैं पास हुआ। पास होने के बाद मैडम मेरा टिकट विकेट का पैसा भी जमा हो गया। और उसके बाद जब ये सब होने के बाद मैं उससे बार बार पूछता रहा, भाई कब होगा कब होगा कब होगा। तो उसने धीरे धीरे मुझे झूठ, वो फ्रॉड करने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा। फिर उसके बाद मैंने उस पर एक मुकदमा करा मैडम, तो उसने फैसला कर लिया मुझसे। फैसला करने के बाद आधे पैसे मुझे दे दिए और आधे पैसे न देने के बाद फिर उसने मेरे संग वही चिटिंग करी है। अच्छा, तो मैडम क्या मेरा दोबारा ये मुकदमा हो जाएगा? देखिए विदेश भेजने के नाम पर ना ये आम आदमी को बहुत बुरी तरह लूटा जाता है और ये कॉमन चीटिंग का तरीका है। आम आदमी विदेश जाने के चक्कर में रिश्तेदारों के साथ और कुछ प्रोफेशनल दलाल हैं उनके चक्करों में फंस जाते हैं। वो उनसे पैसे लेते हैं और कई बार वीजा नकली लगवा देते हैं और बाद में ऐसे लोग जिनका वीजा नकली लगता है कई बार तो एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं और बाद में उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है जब, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका होता है उस वक्त तक, और कई बार तो जेल भी जाना पड़ता है। अगर आपके केस में भी लगभग ऐसा हुआ है तो अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया है और कंप्रोमाइज के तहत उसने, आपके रिश्तेदार ने आपको पूरे पैसे देने का वादा किया है तो आप पूरे पैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने उससे अपना कोर्ट के अंदर आधे पैसे में सेटलमेंट कर ली है तब आपको दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मुकदमे में आप कंपाउंड भी कर सकते हैं। कंपाउंड आपकी मर्जी से केस हुआ है। कंपाउंड का मतलब कि समझौता हो गया है और समझौते के तहत आपने जो भी टर्म्स कंडीशन में पैसे ले लिए हैं और कोर्ट में बयान दे दिया है तो आप दोबारा उससे संबंधित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बुलंदशहर से राकेश शर्मा जी का प्रश्न लेंगे। राकेश जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। 10-12 साल पहले मेरे भाई ने और भाभी ने मिलकर के 2-3 प्लॉट बेच दिए, जबकि हमारा आपस का कोई बंटवारा नहीं है, लिखित में कुछ नहीं। ये मेरा प्रश्न है, तो क्या मैं 420 में उनके अगेंस्ट FIR कर सकता हूँ 10-12 साल के बाद? देखिए पहली बात तो सबसे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा आपका हिस्सा है और उस प्रॉपर्टी को आपके भाई ने गलत तरीके से बेचा है। अगर ये दोनों चीज आप प्रूव कर पाएंगे तो आप उस पर चीटिंग का मुकदमा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी आपकी पारिवारिक है, उसमें बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसमें कई बार बहुत बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं कि आपका हिस्सा कौन सा है, भाई ने कौन सा बेचा है। जब तक आप बंटवारा नहीं कर पाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी का डिमार्केशन नहीं कर पाएंगे, अपना हिस्सा पूरा नहीं जता पाएंगे, तब तक उसको प्रूव करने में मुश्किलात आती हैं। ठीक है, बिहार से सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, बताइए। मैम मेरा एक सवाल है। मेरे साथ एक चीटिंग हुआ गैस एजेंसी इंडियन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम से उजाला योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसमें मैम पेपर में एक एडवर्टाइज किया था, लगभग सारे न्यूज पेपर में। उसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई करने के दिया था, जबकि गवर्नमेंट एक साइट था www.ujala.com पे, उसमें नरेंद्र मोदी के पिक भी थे और पहले उसमें 5000 का एक अप्लाई किया गया था जिसकी रसीद भी और मेरे पास। और उसके बाद मेल पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और फिर उससे 5 लाख का ड्राफ्ट बनाया गया था लैंड एनओसी। उसके बाद जो है तो जो भी पेपर होता है जमीन का रसीद ये सब, और वो कुरियर के माध्यम से मंगाया गया था और ड्राफ्ट उज्ज्वला योजना के नाम से बनाया गया था। ठीक है, और जब जिस ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ था कोलकाता का नकोरिया में, वहाँ पे हम लोग उसको भेजे थे बाई कुरियर। बट कुछ समय के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया पता करने के, तो वहाँ कुछ ऑफिस ऐसा कुछ था ही नहीं मैम। अच्छा, ठीक है। और जब पोस्टमैन से पूछने गए जाते कुरियर को कहाँ दिए, तो वो बोलता है कि उसका आदमी यहाँ से आके ले जाता है। हम लोग ठीक है, तो क्या करेंगे राजीव जी? इस टाइप की चीटिंग बहुत आम है। अगर आपको सबसे पहले कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप या कोई भी एजेंसी के बारे में कुछ दिया जाता है और वो गवर्नमेंट की है कि या किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की है, तो एक बार आप पता कर लीजिए क्या वो एडवर्टाइजमेंट जेन्युइन है।
बहुत बार लोग बड़ी कंपनियों की या सरकारी कंपनियों के नाम, नौकरियों के नाम पर या डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर वो एडवर्टाइजमेंट छाप देते हैं, जिससे आप लोग भरोसा कर लेते हैं और वो चेक फिर अपने नाम से मंगाकर आपके पैसे लेके चंपत हो जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा है तो आप उसकी जो कंपनी के डिटेल्स और एडवर्टाइजमेंट की कटिंग्स और सारे सबूत, ड्यू पेमेंट, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के सारे सबूत इकट्ठे करके पुलिस में जाके कंप्लेंट कीजिए। और अच्छा ये रहेगा कि अपने अलावा जो और भी विक्टिम और भी शिकार हुए हैं उनको भी आप अपने साथ मिला लीजिए और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। उसमें 420 ये क्लियर कट 420, 468 जालसाजी का मामला है और आपके केस में तहकीकात होगी और हो सकता है आपको न्याय मिलेगा और ऐसे आदमी कल्प्रिट पकड़े भी जाएंगे। ठीक है, धनबाद से दीपक जी हैं हमारे साथ इस वक्त। दीपक जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ बताइए। मेरा यही सवाल है। हेलो, बताइए बताइए। हाँ, मेरा ये सवाल है मैम, ये गाड़ी में फाइनेंस करवाया था, ठीक है। मैं बिजनेस बना था, तो उसमें ऐसा हुआ कि वो आदमी का कुछ पैसा बाकी रह गया है, 10 से 15 हजार, तो वो आदमी अब पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है। तो मेरे को कोर्ट से या बजाज फाइनेंस वाले ने धमका रहा है और कह रहा है कि आप पैसा दो, नहीं तो आप पर धोखाधड़ी का केस इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसमें बताइए कि मेरा कहाँ दोष है, मैं क्या करूँ? वो आदमी पैसा नहीं दे रहा है, मैं बिजनेस बन गया था, इसमें मैं फंस गया हूँ। क्या सलाह है इनके लिए राजीव जी? देखिए, आप विटनेस बने हैं तो वो आप पे प्रेशर जरूर बनाएगा, पर आप पे धोखाधड़ी 420 का केस ज़्यादा प्रूव नहीं होता है। लेकिन विटनेस का काम ये होता है कि अगर दूसरा आदमी अगर वो गारंटी देगा कि जिसकी आप विटनेस कर रहे हैं वो आपके बिहाफ पे अमाउंट देगा, अगर नहीं देगा तो वो आप उसके गवाह हैं, तो इसी आपको गवाह बतौर गवाह होने के तौर पर वो आप पर दबाव बना रहा है। पर इसमें जो केस आपने फैक्ट्स बताए हैं उस पर 420 केस आप पे दर्ज नहीं कर सकता, लेकिन वो आप पे दबाव बना रहा है क्योंकि उसे भी अपने पैसे चाहिए। तो आप कहीं बैठ के सेटलमेंट करा सकते हैं आपस में, बहुत अच्छा रहेगा। और जो अमाउंट जिसका जितना बनता है वो दिलवाने की कोशिश कीजिए। दिल्ली से वानी अरोड़ा जी, उनसे बात कर लेते हैं। वानी जी, पूछिए। हाँ जी सर, ऐसा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक मकान पहाड़गंज में है, ये मेरे डीडीए का फ्लैट है, मेरे पापा का, और क्या नाम है, क्योंकि रजिस्ट्री पापा के नाम पे नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो इस वजह से वो वहाँ पे मेरे फादर ने उसे एक टेनेंट को दिया था, उसने उसे सब टेनेंट कर दिया, वो लॉयर है, तो प्लीज उसके बारे में बता दीजिए कि क्या करूं मैं उसके लिए। देखिए, अगर टेनेंसी में एग्रीमेंट हुआ है तो जनरल तौर पे एक टेनेंट उसको सब टेनेंसी में नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए और जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है, अगर वो लॉयर हैं उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है राजीव जी, यहाँ पर जितने भी 420 के मामले आते हैं, धोखाधड़ी के मामले आते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है किसी और ने आपके साथ गलत किया, किसी और ने आपके साथ छल कपट किया, बेईमानी की, लेकिन साबित आपको करना है कि उसने छल कपट किया, उसने बेईमानी की। कितना आसान होता है साबित करना? चीटिंग जो क्राइम होता है बहुत सोच समझ के किया जाता है और बड़े प्लान तरीके से होता है, क्योंकि चीटर जानता है कि वो आपको पहले दिन से ही चीट करने के लिए आया है, लेकिन आप उसकी मंशा को नहीं पढ़ पाते। जब तक आप उसकी मंशा पढ़ पाते हैं या जान पाते हैं तब तक आप उसका शिकार बन चुके होते हैं। और चीटिंग में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सबसे बड़ी आपके पास जो प्रूफ होते हैं आप उनको संभाल के नहीं रखते हैं और अपनी कंप्लेंट्स को आप तरीके से, फैक्ट्स को पुलिस में नहीं बता पाते हैं। क्योंकि चीटिंग में जब आप बताएंगे तब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि चीटर ने आपको इंड्यूस किया, आपको लालच दिया, आपसे पैसे लिए और आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाया और भाग गया। कुछ चीजें टेक्निकली प्रूव करना जरूरी होता है। इस केस में टेक्निकलिटी काफी आती है। मुश्किलें कहां पर आती है? मुश्किल सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है, पुलिस आपको कहती है देखिए ये सिविल मैटर है, आप सिविल में जाइए। जो जनरल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अगर आप पुलिस आपका केस दर्ज नहीं करती है क्योंकि पुलिस को काम करने में बड़ी इसमें मुश्किलात आती है, मुश्किलात महसूस होती है। और उसके बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है ये सिविल केस है, सिविल वाले क्रिमिनल में सोचते हैं, क्रिमिनल वाले सिविल पे सोचते हैं, आम आदमी उस चक्कर में पिस जाता है। बट असल में 420 है क्या, क्रिमिनल है कि सिविल है? 420 बेसिकली सिविल नहीं है, क्रिमिनल है। 420 सेक्शन अपने आप में ही आईपीसी का एक बहुत मजबूत सेक्शन है, उसमें बहुत क्लियर 420 को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है और ये एक बड़ा सोचा समझा ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी सी टेक्निकली मशक्कत करनी पड़ती है।
जो आम आदमी नहीं कर पाता, और चीटर उसी का फायदा उठाता तो है। ये तो डबल मार हो गई ना आपके ऊपर। एक तो आप पहले ही धोखाधड़ी के शिकार हुए, अब साबित करने की जिम्मेदारी भी आप ही की हो जाती है। तो आप किस तरह से साक्ष्य जुटाएंगे, किस तरह से सबूत जुटाएंगे, कैसे आप ये जाके कोर्ट में समझाएंगे, कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ये आदमी गलत है जिसने किया है और मैं सही हूँ। चीटिंग में सबसे पहले जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो पेमेंट आपने किस तरह से की है, किस बिना पे की है और क्यों दी है, और दूसरा चीटर ने आपको प्रॉमिस क्या किया। चीटर पहले प्रॉमिस करता है, फिर आपको इंड्यूसमेंट करता है, फिर वो आपको पूरा विश्वास दिलाता है, अगर और उसके बाद आपसे पैसे लेके चंपत हो जाता है, और जिस काम के लिए प्रॉमिस किया है वो काम कभी पूरा नहीं होता। ये सारे फैक्ट्स अगर आपको कॉर्नोलॉजिकल इकट्ठे करके अगर आप कोर्ट के या पुलिस के सामने रखते हैं तो आप चीटिंग को प्रूव कर सकते हैं, और चीटिंग प्रूव हो जाती है। पुणे से नासिर अली हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नासिर जी पूछें, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा ऐसा है, मेरे जिससे शादी किया था उड़ीसा में, तो वो लड़की मेरे को धोखा देके चली गई, बच्चा भी है। और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया, मैं आर्मी से भी बहुत कोशिश किया मगर नहीं आई। फिर मैंने उसको मुस्लिम तहत के अंदर तलाक दिया। तलाक देने के बाद कोर्ट में दिया, कोर्ट में एक्सपर्टी डाइवोर्स मिला। अभी फिर भी वो मेंटेनेंस भी ले रही है 5,000, फिर भी वो मेरे पीछा नहीं छोड़ी, गलत गलत एलिगेशन लगा रही है हमारे। देखिए ये केस है मैट्रिमोनियल केस, इससे चीटिंग से कोई ताल्लुकात है नहीं। आपने तलाक दे दिया, वो मेंटेनेंस मांग रही है। एक बीवी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। आपके क्या हालात रहे थे, आपने किस हालात के दौरान उसको तलाक दिया है, ये सब चीज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और बगैर इन चीजों को जाने, बगैर एनालिसिस किए हम आपको यहाँ अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन वो बीवी है आपका और वो अपना मेंटेनेंस मांग रही है, वो मांग सकती है, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, हम वापस लौटते हैं 420 पर, धोखाधड़ी पर, ठगी पर, क्योंकि हर क्षेत्र में आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो सकती है, किसी भी तरह का ये मामला हो सकता है। सजा का प्रावधान 420 में क्या होता है? क्या वाकई सजा होती है और क्या वाकई ये साबित किया जा सकता है कि सामने वाले ने धोखाधड़ी की आपके साथ? जितना चीटिंग टेक्निकली है उतना चीटिंग बहुत आसान है प्रूव करना, क्योंकि चीटिंग में चीटर अपने हर कदम पे सबूत छोड़ता जाता है। चीटिंग में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जरूर होती है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जरूर होती है, या तो चीटिंग किसी फाइनेंस के नाम पे या बिजनेस के नाम पे चीट किया जाता है क्योंकि आपसे उसको पैसे लेने हैं। चीटिंग एक आर्थिक अपराध है। अगर आप धीरे धीरे सभी साक्ष्यों को आप इकट्ठे करते चले जाएंगे तो आप चीटिंग को कोर्ट में प्रूफ कर पाएंगे, और चीटिंग को प्रूफ करना बहुत आसान है अगर आप विजिलेंट हैं और आप अपने फैक्ट्स को सह सबूत सही टाइम पे रख पाते हैं। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर एक दिक्कत नहीं पेश आती होगी, अदालत इस पर किस नजरिए से इसको देखती है? क्योंकि जैसे कि आपने शुरू में कहा कि जरूरत आपकी होती है तभी कोई आपका फायदा उठा पाता है। अब उसे जरूरत कहें, मजबूरी कहें, जो भी है, या लालच कहें, जैसा कि आपने कहा कुछ लोग लालच के चलते भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर अदालत क्या आपको दोषी नहीं मानती? कहीं ना कहीं आपकी मर्जी नहीं थी उसमें? जो भी कुछ हुआ आपके साथ गलत, आपने किसी लालच में तो किया या किसी जरूरत में तो किया? देखिए, चीटिंग के अंदर अदालत के सामने सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कि जो विक्टिम होता है वो अपने फैक्ट्स को तरीके से रख नहीं पाता है। आप अपने फैक्ट्स को जब तरीके से रखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीटर का जो विक्टिम होता है वो अपनी जो कंप्लेंट दरखास्त होती है ना, वो 90% सबसे कमजोर कड़ी होती है। जब अगर आपको अपनी दरखास्त मतलब आपके साथ जो हालात हुए हैं, जैसे चीटिंग हुई है, वो जब आप प्रॉपर बयान कर देंगे तो कोर्ट भी आपको आराम से न्याय दिलवा सकती है। लेकिन इसका जब आपकी कंप्लेंट कमजोर होती है और आपने फैक्ट्स पूरे नहीं रख पाते तो दूसरा पक्ष इस टेक्निकलिटी का भरपूर फायदा उठाता है। उसे मालूम है कि उसे करना क्या है। उनके पास, चीटर के पास लॉयर्स होते हैं, उनके पास अपने प्लानर्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं, और वो कोर्ट में जाकर उस चीज को, सबूत को टेक्निकल आधार पर उसका बेनिफिट उठाते हैं और वो चीटर छूट जाता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पर दूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। गुरुग्राम से अंकुश जी हमारे साथ। अंकुश जी बताएं। हाँ सर, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने एक प्लॉट खरीदा था। सो उस प्लॉट पे जब हम लोगों ने खरीदा तो हमें बताया गया कि यहाँ से एक बड़ी सी रोड निकलेगी। सो उस वजह से उस प्लॉट के प्राइस काफी ज्यादा उसने कोट किए, तो हमने खरीद लिया कि काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट है, अच्छा रेट मिल जाएगा। लेकिन अब 4 साल हो गए हैं, ना तो वहां से रास्ता निकला है जहाँ से निकलना था, और प्लस जिस बंदे ने वो हमें बेचा था वो भी अब आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया है, मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया। तो इस केस में क्या सोल्यूशन है? हम क्या, हमारे पास रास्ता बचता है कि हम अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकें? देखिए, या तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाइए, आपको जो उसने प्रॉमिस किया था रास्ता निकालता है उसका प्रूफ है।
अगर प्रूफ है तो वो फैक्ट्स, वो एग्रीमेंट्स और वो उससे रिलेटेड जो अमाउंट आपने दिया है वो इकट्ठा करके आप पूरी अपनी कंप्लेंट को पुलिस में दीजिए और उस आदमी के खिलाफ ये धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं कि इन्होंने गलत आपको इंटीमेशन देते हुए गलत तरीके से विश्वास में लिया और गलत तरीके से प्रलोभन दिया और उस जमीन को ज्यादा दाम पे बेचा है, और जो पेमेंट आपने की है उसका प्रूफ और जो पेमेंट उसके पास गई है उसके सबूत अगर आप देंगे तो आपकी कंप्लेंट पर जरूर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है राजीव जी, वैसे ठगी जैसे बात हो रही है कि बहुत तरह की हो सकती है, किसी सर्विस कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह की सर्विस देने में ठगी कर सकता है, ट्रांजैक्शन की ठगी हो सकती है, फाइनेंशियल ठगी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी की भी ठगी होती है, आइडेंटिटी की भी धोखाधड़ी होती है। उसको कैसे अंजाम दिया जाता है और अगर कैसे आप जैसे आपका नाम, आपके नाम का इस्तेमाल कर लें, आपके दस्तखत का इस्तेमाल कर लें, जो कि कहीं भी किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर्स में या किसी भी इंपॉर्टेंट चीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो कैसे संभव हो पाता है और उससे आप कैसे साबित करेंगे कि ये आप नहीं है, ये किसी और ने आपके बिहाफ पे ठगी की? देखिए उसके जो उस वक्त ऐसे केस में उस वक्त दिए गए दस्तावेज, उन पे किए गए साइन, सिग्नेचर्स और उनको प्रोड्यूस करते वक्त जो किसी भी चीटिंग से संबंधित कोई भी एक्टिविटी है उसका प्रॉपर ब्यौरा वो आपको उसका मिलान कर सकते हैं और आपको मालूम कर सकता है। सपोज कोई किसी की प्रॉपर्टी एक्स की प्रॉपर्टी है और कोई वाई उसके संबंधित डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देता है, तो वो हम उस डॉक्यूमेंट्स को एक्स के असली डॉक्यूमेंट से मिलान करके पता लगा लेंगे ये डॉक्यूमेंट्स का असली मालिकात कौन है। तो वो चीज हम आपको मिलान करना पड़ेगा, जो साक्ष्य दिए गए हैं और जो ओरिजिनल में साक्ष्य हैं, तो उससे मालूम पड़ जाता है चीटिंग किसने की है। फिर दूसरा क्लेमेंट जो है, जो ओरिजिनल ऑनर है, वो खुद बता देगा। चीटिंग के हजारों तरीके हैं और चीटिंग अनएंडिंग तरीके से हो सकती है। इवन चीटिंग मैरिजेस में भी हो जाती है कि कई बार तो ऐसा केस देखा कि आपको लड़की कोई और दिखाई गई है और शादी किसी और से कर दी गई है, और वो भी चीटिंग है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली से प्रीति जी हमारे साथ। प्रीति जी बताइए। हेलो, बताइए। और हाँ जी मैम नमस्कार, मैं अंजलि रतन सिंह से बोल रही हूँ जी। 15 साल पहले मेरे हस्बैंड सीमेंट कंपनी में जॉब करते थे, ठीक है, और किसी कारण बस उनको वहां से हटा दिया गया था। मतलब उसको बंद करा के उनसे साइन करवाया गया जबरदस्ती। जब वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उन्होंने तुरंत ही वहाँ पे मतलब केस कर दिया, और आज 15 साल से केस लड़ रहे हैं मेरे हस्बैंड। हर महीने जो कोर्ट कचहरी जो होता है वो करते हैं। उसकी वजह से क्या है कि हमारी वैसे भी परिस्थिति डाउन हो रखी है, और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मतलब मेरे हस्बैंड का भी मेंट इस वजह से डिस्टर्ब रहता है, वो ना तो जॉब कर पा रहे हैं ना ही कोई बिजनेस कर पाते हैं। मैं एक अकेली घर को चलाती हूँ और मैं बुरी तरह परेशान हो रखी हूँ। और जो उनके वकील हैं वो 15 साल से एक ही वकील हैं गुड़गामा के, कोई जो लड़ते हैं। मेरे पास फीस भी नहीं है दोबारा की मैं कोई दूसरा वकील भी हायर कर सकूँ, कुछ समझ नहीं आता हूँ। क्या सलाह इनके लिए? देखिए पहली बात तो हमें यह मालूम पड़ना चाहिए आपके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, साइन किस बेस पे हुए थे, और केस में जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। जब तक आपके पति के जो केस के फैक्ट्स हैं हमें नहीं मालूम पड़ पाएंगे तो हम प्रॉपर तरीके से आपको कुछ भी गाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि हाँ, अगर वो केस चल रहा है तो वो जब केस अपनी जगह चलता रहेगा, लॉयर अपनी जगह काम करते रहेंगे, तो उन्हें कहें कि अपना काम भी करें, कोई और जॉब ढूंढे और बेटर रहेंगे, तो वो आपकी फैमिली ट्रबल है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, पुणे से इम्तियाज जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए इम्तियाज जी। इम्तियाज पूछे। हेलो जी बताइए। हेलो बताइए, सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अगर मैं कोई केस करता हूँ तो ये मीडिया में, पुलिस के मीडिया में लेकर आती है क्या केस को? मैं क्योंकि मीडिया में नहीं लाना चाहता हूँ। कौन सा केस करते हैं, किस तरह का केस? मान लीजिए धोखाधड़ी का केस मैं किसी पर करता हूँ, किसी ने धोखाधड़ी किया है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि क्या ये अगर आप मीडिया में नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। हाँ। आपको कौन रोक रहा है? आप अपना केस पुलिस में दीजिए, आप अपना केस कोर्ट में कीजिए और दबा के केस लड़िए अपना। और सारे केसेस ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है कि उनकी हाँ मीडिया की रिपोर्टिंग हो। हाँ हो, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी से राजीव जी, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप धोखाधड़ी का शिकार ना हो, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप ये जानिए कि दूसरा, पहला आपको जो आदमी आश्वासन दे रहा है उसका स्टेटस क्या है, उसकी बैकग्राउंड टटोलिए। तीसरी बात यह कि क्या वो उतना सक्षम है वो काम करने के लिए जो आपको आश्वासन दे रहा है। तीसरा यह कि आप किसी लालच में ना फंसिए।
और चौथा ये कि जब भी कोई काम करे उसकी तहकीकात जरूर कर लीजिए, किसी अच्छे लॉयर से, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से, एक्सपीरियंस से पूछ जरूर लीजिए, किसी पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। और पेमेंट देने के तौर तरीके अपना पूरी तरीके से आप साबित कर पाएं, और जो आदमी, जो कंपनी, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज आपसे बात कर रही हैं, आप उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस, नाम, पता पूरी तरह से इंश्योर कर लें। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम एक लाइन में कहें तो आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करें। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, यहाँ पर आने के लिए और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कानूनी हेल्पलाइन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। नमस्कार।